नमस्कार, मैं सिमरन कुंडलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द क्वेस्ट पर। आइए रुक करते हैं इस सप्ताह में चल रही देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिया इस्तीफा, नया नेतृत्व चयन प्रक्रिया शुरू। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे तब तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे जब तक लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती। ट्रूडो के इस्तीफे की घोषणा के बाद से राजनीतिक हलाकों में चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने इस्तीफे के फैसले को अपने करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया और पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के समय की आवश्यकता को महसूस किया। ट्रूडो के इस्तीफे के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। लिबरल पार्टी में आंतरिक विवाद और उनके नेतृत्व को लेकर असहमति उनके इस्तीफे का प्रमुख कारण बनी है। इसके अलावा उनकी सरकार की नीतियों और निर्णयों पर सार्वजनिक असंतोष भी बढ़ रहा था, जिससे उनकी स्थिति और कमजोर हो गई। पिछले कुछ महीनों में उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी में विभाजन और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद उनका इस्तीफा लेना अनिवार्य हो गया है। लिबरल पार्टी के अगले प्रधानमंत्री के चयन के लिए मतदान प्रक्रिया 9 मार्च 2025 को तय की है। इसमें प्रमुख उम्मीदवारों के रूप में पूर्व केंद्र बैंक गवर्नर मार्क कार्नी और पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम सामने आ रहा है। इस चुनाव के परिणामों से न केवल कनाडा की राजनीति की दिशा तय होगी, बल्कि ये देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा अमेरिका रिश्तों पर भी चर्चा हो रही है, विशेष रूप से व्यापारिक मामलों और ट्रैफिक मुद्दों पर ट्रूडो प्रशासन की नीतियों को लेकर भविष्य में परिवर्तन हो सकता है। अब देखना ये होगा कि पार्टी के नए नेता के चयन और आगामी चुनावों से कनाडा की राजनीति में किस तरह का बदलाव आ सकता है। अगली खबर कैलिफोर्निया से आ रही है। लॉस एंजलिस में भीषण आग से तबाही, 7 की मौत, 50,000 से अधिक इमारतें खाक। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी भीषण जंगल की आग ने व्यापक तबाही मचाई है। लगभग 40,000 एकड़ क्षेत्र में फैली इस आग ने 50,000 से अधिक इमारतों को नष्ट कर दिया है, जिसमें कई हॉलीवुड सितारों के घर भी शामिल हैं। अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लाख से अधिक लोगों को अपने घर को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। पैलेसेस और हॉलीवुड हिल्स जैसे पॉश इलाकों में आग ने पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, एस्टन कूचर और मैंडी मूर जैसे कई प्रसिद्ध हस्तियों के घर को अपने चपेट में ले लिया है। पेरिस हिल्टन का 72 करोड़ रुपए की लागत से बना घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। आग की भयावता को देखते हुए लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सुरक्षित स्थानों को आपातकालीन आश्रयों में तब्दील कर दिया गया है। तेज हवाओं और सूखी जलवायु के कारण आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। लगभग 7,500 दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन पानी की कमी और प्रतिकूल मौसम स्थितियों के चलते उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग की गंभीरता को देखते हुए अपने इटली दौरे को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग की गंभीरता को देखते हुए अपने इटली दौरे को रद्द कर दिया है और कैलिफोर्निया की पुनः निर्माण के लिए संघीय सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति के लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग, सूखा और तेज हवाएं इस आग की तेजी से फैलने का प्रमुख कारण है। आग की विभीषिका ने लॉस एंजलिस के निवासियों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और पुनः निर्माण में लंबा समय लग सकता है। अब हम रुक करते हैं देश में चल रही कुछ अहम खबरों पर। भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले में वृद्धि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। भारत में हाल ही में ह्यूमन न्यूमो वायरस एचएमपीवी के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। इस वायरस के संक्रमण के मामले की संख्या जनवरी 7 से अब तक 9 तक पहुंच चुकी है। पहले कर्नाटका और अब तमिलनाडु से एचएमपीवी के मामले की रिपोर्ट आई और उसी दिन गुजरात में भी एक मामले की पुष्टि हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर से 2 और मामले सामने आए हैं और बुधवार को मुंबई में एक और एचएमपीवी का मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को अहमदाबाद में भी एक और मामला सामने आया। एचएमपीवी संक्रमण एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती है।
इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाइयां जैसी समस्या शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वायरस के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की सिफारिश दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है और इस वायरस को लेकर लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य श्वसन संबंधी संक्रमण है, लेकिन सर्दी और जुकाम जैसी अन्य वायरल बीमारियों के बढ़ने के कारण इससे बचाव के उपायों को अपनाना आवश्यक है। HMPV संक्रमण के मामले के बढ़ने के साथ ही भारत में सर्दी के मौसम में वायरल बीमारियों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से स्वच्छता बरतने और मास्क पहनने की सलाह दी है ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। स्मरणीय है कि HMPV के मामले पहले भी भारत में दर्ज हो चुके हैं और दिसंबर में कई मामले सामने आए थे। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में HMPV मामलों की गिनती करना कोई खास महत्व नहीं रखता। फिर भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और वायरस के प्रसार पर लगातार नजरें बनाए रखा है। आगे बढ़ते हुए इसरो को मिला नया नेतृत्व, डॉक्टर वी नारायणन बने अध्यक्ष। अंतरिक्ष में एक नए युग की शुरुआत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वे मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर S स्वामीनाथन का स्थान 14 जनवरी 2025 को ग्रहण करेंगे। डॉक्टर नारायणन वर्तमान में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC के निर्देशक हैं। उनके पास रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रानोदन के क्षेत्र में 4 दशकों का अनुभव है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में अहम योगदान दिया है। डॉक्टर नारायणन ने इसरो के कार्योजनिक प्रोग्रामों को सशक्त बनाया है। वे GSLV-MK3 के C-25 कार्योजनिक सिस्टम के प्रिय योजना निर्देशक रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये स्टेज सफलतापूर्वक विकसित हुआ। इसके अलावा उन्होंने PSLV के दूसरे और चौथे चरण के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में LPSC ने 183 से अधिक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम और कंट्रोलर पावर प्लांट तैयार किए। उन्हें IIT खड़गपुर से रजत पदक, इलेक्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। डॉक्टर नारायणन की नियुक्ति इसरो की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के बीच हुई है। भारत 2035 तक अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनाने और 2040 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना चुका है। मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर S स्वामीनाथन के कार्यकाल में इसरो ने चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर लैंड रोवर उतारने जैसी ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। डॉक्टर नारायणन का अनुभव और नेतृत्व इसरो के आगामी मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मददगार साबित होगा। उनकी नियुक्ति भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भविष्य के लिए मील का पत्थर है। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के बीच GRAP-3 प्रतिबंध फिर से लागू, स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ा। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में गिरावट के चलते वायु गुणवत्ता प्रतिबंध आयोग CAQM ने रैपिड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के तीसरे चरण स्टेज 3 के प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए हैं। सभी गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे धूल और प्रदूषण के उत्सर्जन को कम किया जा सके। BAS-3 पेट्रोल और BAS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है, जिससे वाहनों से होने वाली प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जा सके। 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से कक्षा संचालित करने की सलाह दी गई है, ताकि बच्चों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। खुले में कचरा जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों का पालन करें, बाहरी गतिविधियों को सीमित रखें और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने की सलाह दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग स्थिति की निगरानी कर रही है और आवश्यकता अनुसार आगे के कदम उठाएगा। नागरिकों से अपील है कि ये वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगली खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह के पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।
कहा जा रहा है कि विधायिका का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले अपने पूर्व निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस बी.आर. गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूर्व निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। इससे पहले 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा कि ये लेजिस्लेचर का मामला है। हालांकि कोर्ट ने ये भी माना कि समलैंगिक जोड़े को हिंसा, जबरदस्ती या हस्तक्षेप की किसी भी धमकी के बिना साथ रहने का अधिकार है। साथ ही भारत सरकार को समलैंगिक विवाह में व्यक्तियों के अधिकारों और हकों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। पुनर्विचार याचिकाओं में तर्क दिया था कि निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और भेदभावपूर्ण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, इस फैसले के बाद समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विधायिका को कदम उठाने की आवश्यकता होगी। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2500 प्रति माह देने की घोषणा की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को लुभाने के लिए प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस योजना की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही समाज कल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता दी है और दिल्ली में भी यही किया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 की सहायता देने का वादा किया था। अब कांग्रेस ने आपसे अधिक राशि देने वाले वादे करके महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। दिल्ली में 71 लाख महिला मतदाता है और कांग्रेस की ये घोषणा महिला वोटरों को लुभाने के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब सभी की नजर बीजेपी की घोषणा पत्र पर है, जिसमें महिलाओं के लिए क्या विशेष वादे किए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजापुर में नक्सल हमला, नौजवान शहीद, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा स्थिति पर संकट। 6 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलवादियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया। इसमें जिला रिजर्व गार्ड के 8 जवान और एक नागरिक चालक शहीद हो गए। ये मामला AITD से किया गया था, जिसने सुरक्षा बलों की गाड़ी को उड़ा दिया। नक्सलियों ने यह हमला उस समय किया जब सुरक्षा बल अपने नियमित गश्त पर थे। ये घटना राज्य में पिछले 2 वर्ष में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा नक्सली हमला था और अब 2025 में पहला हमला है। इस हमले ने राज्य की सुरक्षा स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत ने पूरे देश को शोक में डुबा दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री सहित राज्य सरकारों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ और अन्य नक्सल प्रभावी इलाकों में अभियान और तेजी से शुरू होगा। ये हमला नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की जंग को और भी चुनौतीपूर्ण बना सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की सुरक्षा बलों को अब और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। सरकार ने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है और उनके बलिदान को व्यर्थ ना जाने देने का संकल्प लिया है। चलिए बढ़ते हैं खेल समाचारों की ओर। सऊदी अरब करेगा 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब 2034 में होने वाले पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये पहली बार होगा कि जब सऊदी अरब इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और ये दूसरी बार होगा कि जब विश्व कप का आयोजन पश्चिम एशिया में किया जाएगा। इससे पहले 2030 का वर्ल्ड कप स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में संयुक्त रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 मैच अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे में भी खेले जाएंगे। सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में खेल आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी शामिल है।
2034 विश्व कप की मेजबानी से देश के खेल और पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने सऊदी अरब को स्पोर्ट्स वॉशिंग का आरोप लगाया है, जिसमें खेल आयोजनों के माध्यम से देश की छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है। फीफा की इस घोषणा के बाद सऊदी अरब पहला देश होगा जो 48 टीमों के विस्तृत रूप में विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस निर्णय से सऊदी अरब में फुटबॉल के विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना बताई जा रही है। साथ ही ये आयोजन मध्य पूर्व में फुटबॉल के प्रति बढ़ती रुचि और निवेश को भी दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए हमारी अगली खबर की ओर। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 5वां जूनियर एशिया कप हॉकी खिताब जीता। भारत की जूनियर हॉकी टीम ने मस्कट ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अपना 5वां खिताब जीता। इससे पहले भारत ने 2004, 2008, 2015 और 2023 में ये खिताब अपने नाम किया था। फाइनल मुकाबले में भारत के अरिजीत सिंह हुंडल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 गोल किए, जबकि दिलराज सिंह ने 1 गोल डाला। पाकिस्तान की ओर से हन्नान शहीद ने तीसरे मिनट में मैदानी गोल से टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन चौथे मिनट में हुंडल ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। 18वें मिनट में हुंडल ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। पाकिस्तान ने संघर्ष जारी रखते हुए 30वें और 39वें मिनट में सुफियाना खान के पेनल्टी कॉर्नर गोलों की मदद से स्कोर को 3-3 से बराबर कर दिया। हालांकि अंतिम क्वार्टर में 47वें मिनट में हुंडल ने मैदानी गोल कर भारत को फिर से बढ़त दिलाई और 54वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने महाद्वीप स्तर पर अपनी श्रेष्ठता को पुनः स्थापित किया है, जिससे देश में हॉकी के प्रति उत्साह और उम्मीदें और बढ़ गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द क्वेस्ट के साथ। तब तक के लिए मैं सिमरन कुंडलिया आप सभी से विदा लेती हूँ।